जो मुख्य वक्ता हैं वो प्रकाश डालेंगी। उमा जी मेहता। तो थोड़ा विलक्षण लगा ना इस तरह का व्यक्तित्व, मैंने आपने सुना नहीं होगा इस तरह का कभी। तो ये उनकी पृष्ठभूमि थी। तो आइए इस पृष्ठभूमि के साथ उमा जी मेहता को। वीरेंद्र जैन के संदर्भ में उनके परिचय के बारे में हम बात नहीं करेंगे, उनसे आगे की हम चर्चा जो है वो आज करने वाले हैं। वीरेंद्र जैन के उपन्यासों में युग चेतना, इस संदर्भ में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो उपन्यास जो है वो हमारे समाज की जो वास्तविकता है, जो कच्चा चिट्ठा है, उसको खोलकर रखता है और उसका बहुत ही सूक्ष्म रूप में वर्णन उपन्यास करता है। तो एक वीरेंद्र जैन के जितने भी उपन्यास हैं, उन सभी उपन्यासों को अगर हम देखें तो उन्हें बारी बारी से सम्मानित किया गया है, बहुत सारे सम्मानों से नवाजित किया गया है। तो हमारे जहन में एक सवाल उठता है कि आखिरकार वीरेंद्र जैन ने अपने उपन्यासों में ऐसा क्या लिखा होगा जिसकी वजह से उन्हें इतना सम्मानित किया गया है। एक प्रश्न चिन्ह मन में उत्पन्न होता है और तीव्र संवेदना उनके उपन्यासों में हमें देखने को मिलती है। जब हम उन उपन्यासों को पढ़े तो समाज के जीवन का यथार्थ, जीवन की जो वास्तविकता है, वो बहुत ही गहराई में जाकर उन्होंने अपने उपन्यासों में दर्ज की है। तो उनके उपन्यासों में युग चेतना समझने से पहले हम युग चेतना शब्द का अर्थ समझेंगे। युग चेतना शब्द जो है वो दो शब्द के योग से बना है। एक तो है युग और दूसरा है चेतना। युग का अर्थ है काल, समय अथवा एक निश्चित समय खंड। युग की अपनी कोई निश्चित समय रेखा नहीं होती है, बल्कि वो तो एक नदी के प्रवाह की भांति जो है वो चलता ही रहता है। लेकिन जिस युग में जो परिस्थितियां, जो प्रवृत्तियां अधिक महत्व पा जाती हैं, कोई लेखक है उसकी संवेदना अगर अधिक रूप में हमारे सामने आती है, तो उस निश्चित युग को, निश्चित कालखंड को हम एक नाम देते रहते हैं। जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, अथवा तो परिस्थितियों को केंद्र में रखे, प्रवृत्तियों को केंद्र में रखे तो छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, इन सभी को हम ले सकते हैं। तो युग मतलब एक निश्चित कालखंड, समय रेखा। चेतना को अगर हम ले तो चेतना जो है वो एक मन की विशेष अवस्था है। चेतना का संबंध अगर हम देखें तो अंग्रेजी में इसे कॉन्शसनेस कहते हैं। कॉन्शसनेस, चेतना का अर्थ चैतन्य, रमन, होश, बुद्धि, चेत, जीव शक्ति, जीवनी, इन सभी को लेकर भी हम बात कर सकते हैं। संस्कृत के मनीषियों ने चेतना को एक विशेष प्रकार की जो प्रज्ञा है उससे संबोधित किया है। मतलब मन की एक जागृत अवस्था, मन की एक सभान अवस्था। तो सवाल उठता है कि युग चेतना मतलब क्या? तो युग चेतना मतलब हमारा जो युग है, जिस युग में हम मौजूद हैं, उस युग की जो बातें हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं अथवा तो आपके स्वयं के जो हक हैं, जो अधिकार हैं, उन सभी के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की सभान अवस्था। मतलब आपके साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इन सभी को लेकर जब हम विस्तृत रूप में और बहुत ही सूक्ष्म रूप में सोचे तो उन सभी बातों को हम युग चेतना के रूप में ले सकते हैं। वीरेंद्र जैन ने अपने सभी उपन्यासों में कहीं न कहीं जीवन की वास्तविकता और खास करके स्वतंत्रता के बाद का जो भारत है, वो कौन कौन सी समस्याओं को झेल रहा है। स्वतंत्रता के बाद का जो भारत है
वो कौन सी परियोजनाओं के तहत परेशान हो रहे हैं, खास करके आम आदमी, गांव के लोग कौन कौन सी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, इन सभी का वास्तविक चित्रण वीरेंद्र जैन ने किया है। तो ये वास्तविकता आती कहाँ से है? तो वास्तविकता, उन्होंने ये सब अपने जीवन में झेला है, खुद इन सब का अनुभव किया है, और अनुभव से संवेदनाओं में तीव्रता आती है। आपकी लेखनी तभी तीव्र बनती है जब उन सारी बातों से, उन सारे अनुभवों से अगर आप पसार होते हैं। ऐसे ही कल्पना के घोड़े दौड़ाने से संवेदनाओं की तीव्रता नहीं आती, उपन्यासों में सच्चाई कभी नहीं आती, और सच्चाई अगर लानी है तो अनुभवों से पसार होना पड़ता है। वीरेंद्र जैन, उन्होंने अपने जीवन के दौरान जिन जिन समस्याओं को झेला, चाहे वो प्रकाशन जगत की समस्या हो, चाहे अपने गांव की समस्या हो, उन सभी को करीब से देखा, जाना, समझा। विभिन्न परियोजनाओं के तहत गांव के लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं, उन सभी को समझा, और उसी को अपने उपन्यासों में उन्होंने स्थान दिया है। उनके उपन्यासों के अंतर्गत हम अलग अलग युग चेतना को देखें, उससे पहले कौन कौन से उनके उपन्यास हैं ये हम देखते हैं। वीरेंद्र जैन के प्रमुख उपन्यासों में है सुरेखा पर्व, अनातीत, प्रतीक एक जीवनी, शब्दबद्ध, उसके हिस्से का विश्वास, सबसे बड़ा सिपहिया, रुका हुआ फैसला, डूब, पार, तलाश, शुभस्य शीघ्रम, प्रतिदान, पंचनामा, पहला सप्तक, जिसके अंतर्गत 7 लघु उपन्यास, मतलब छोटे छोटे उपन्यास जो हैं उसका पूरा ये संग्रह है। गैल और गान और दे ताली, ये सारे उनके उपन्यास हैं जो समाज की विभिन्न समस्याओं से हमें अवगत कराने का काम करते हैं। उनके सबसे प्रमुख उपन्यासों में अगर हम देखें तो डूब और पार, ये दोनों उपन्यास जो हैं वो सच में पढ़ते वक्त पाठकों के हृदय को छू जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति का उसमें निर्माण हुआ है कि पढ़ते वक्त हमारी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये हमारे आसपास की ही स्थिति है, यही हमारा समाज है। वीरेंद्र जैन ने अपने उपन्यासों में सामाजिक चेतना को ध्यान में रखा है। अपने समाज में उस युग में जो भी हो रहा है उसको केंद्र में रखा। शोषित नारी, उसको उन्होंने अपने उपन्यासों में स्थान दिया है। स्त्री उत्पीड़न और बलात्कार, गलत परंपराओं का और रूढ़ियों का स्त्रियां किस तरह से भोग बनती हैं, उसको उन्होंने विशेष रूप से उजागर करने का प्रयास किया है। विस्थापन की त्रासदी, प्रेम और उससे उत्पन्न जो उत्पीड़न है उसको उन्होंने अपने उपन्यासों में दर्ज किया है। विवाह प्रथा, दहेज प्रथा, और इसके अलावा अनाथ बच्चों की जो दुर्दशा है उसको भी उन्होंने अपने उपन्यासों में रूबरू करवाने का प्रयास किया है। अनाथ आश्रम में किस तरह सामाजिकता के नाम पर बच्चों के साथ अन्याय हो रहे हैं, इसको उन्होंने बखूबी रूप से उभारने का प्रयास किया है। उनके डूब उपन्यास में अगर हम देखें तो विस्थापन की जो त्रासदी है वो हमारे दिल को छू जाती हैं। उन्होंने इस गांव में जो डूब उपन्यास है उसमें ग्रामीण संस्कृति का निरूपण किया है। इस ग्रामीण संस्कृति के निरूपण के साथ साथ उन्होंने बताया कि ये लड़ई नामक गांव, डूब उपन्यास में लड़ई गांव का उल्लेख है जो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, और लड़ई नामक गांव में बांध परियोजना आई, अलग अलग परियोजनाएं आई सरकार के द्वारा स्वतंत्रता के बाद, और उन परियोजनाओं का उस गांव के ऊपर और उस आसपास के क्षेत्रों के ऊपर क्या असर होता है, ये वास्तविकता हमारे सामने डूब उपन्यास जो है उसमें बताई गई है।
राजघाट नामक जो स्थान है, बेतवा नदी के राजघाट नामक स्थान के ऊपर बांध परियोजना अमल में लाई गई सरकार के द्वारा, और इस परियोजनाओं को और उस क्षेत्र को नाम दिया गया डूब क्षेत्र। पूरे उस क्षेत्र को नाम दिया डूब क्षेत्र, और डूब क्षेत्र के आसपास में तकरीबन 7 से 8 गांव जो हैं वो उस क्षेत्र में आ गए थे। अब जब ये परियोजना उस गांव में आई तो लोगों को एक आशा बंधी कि अरे भाई ये परियोजना आई है हमारे गांव में, तो अब जो मजदूर हैं उनको मजदूरियां मिलेंगी और हमें हमारा जो गांव है वो थोड़ा आगे बढ़ेगा, हमारा विकास होगा, बांध बनेगा यहाँ पर, तो जो खेत में किसान हैं उसको भी फायदा होगा और हम जो है वो प्रगति की राह पर निकल पड़ेंगे। मतलब लोग बहुत आशावान थे इस परियोजनाओं से लेकर। तो इंतजार करने लगे कि कैसे कैसे ये परियोजना आगे बढ़े और हमारा गांव आगे बढ़े। लेकिन सबसे पहले उनकी जो पहली आशा थी वो टूट गई कि इस परियोजना के तहत हमें मजदूरी मिलेगी। तो सरकार ने उस गांव के मजदूरों को मजदूरी नहीं दी, बल्कि उन्होंने अलग ही मजदूर रखे वहां पर। दूसरी बात ये सामने आई कि बांध परियोजनाओं के तहत जितने भी कृषक थे, उनकी जमीन, उनके खेत, उनके कुएं, उनके मकान उनसे छीन लिए गए, हड़प लिए गए और बताया गया कि इसके एवज में आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन उन लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता और उनसे बिना पूछे, उनकी इजाजत के बगैर उनसे उनके मकान, घर, कुएं सब ले लिए जाते हैं। तो देखिए एक विस्थापन की जो स्थिति है वो यहाँ पर उपस्थित होती है। अब हर एक मनुष्य अपने गांव से जुड़ा होता है, अपने घर और परिवार से जुड़ा होता है, खेत कुओं से जुड़ा होता है। लेकिन अब ये इस गांव के किसान अब जाए तो कहां पर जाए, एक सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। और उसमें भी किसान तो अपने खेत से जुड़ा हुआ होता है, मजदूरी से जुड़ा हुआ होता है, तो मजदूरी से तो नहीं ही मिलती बल्कि उनके खेत भी उनसे छीन लिए जाते हैं। तो एक सबसे बड़ी जो त्रासदी है वो उत्पन्न होती है। बांध धीरे धीरे बनने लगता है, लोगों को लगा कि कोई बात नहीं और आगे कुछ नई इस परियोजना के तहत हमें फायदा होगा। लेकिन उस गांव का एक सरपंच है जिसका नाम है माते। माते बहुत ही जागरूक व्यक्ति है। उससे सरकार से और उसकी ये बांध परियोजना है उससे बहुत ही आशा थी कि शायद हमारे जो गांव है उसमें कुछ नई बातें होगी, क्योंकि वो गांव का सरपंच है माते, तो वो सब इन सारी परिस्थितियों को देख रहा है। लेकिन एक दिन अचानक माते को ये खबर मिलती है कि जो बांध सरकार ने बनाया था उस बांध के इस वाले टीले में एक दरार पड़ गई है और उस दरार के टूटने की वजह से बांध का जो पूरा पानी है वो आसपास के क्षेत्रों में फैल गया है और पूरे के पूरे गांव जो है वो बांध के पानी के साथ लीन लिए गए। मतलब उसके साथ पशु और जितने भी मनुष्य हैं, खेत हैं, वो सब उसके साथ साथ जो है वो बहने लगे, मकान सब उसके साथ बह गए। और जब माते को ये पता चलता है तो वो भागते हुए, दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं, लोगों को बचाने के कार्य में लग जाते हैं। जो बचे हुए लोग हैं वो जो इन परिस्थितियों में फंसे हैं उन सबको बचाने के कार्य में लग जाते हैं। माते को लगता है कि सरकार के द्वारा अगर ये परेशानियां उत्पन्न हुई हैं इस परियोजना के तहत तो शायद हमें कोई मदद मिलेगी अथवा तो कोई मदद करने के लिए आएगा। लेकिन परिस्थितियां इससे बिल्कुल विपरीत उत्पन्न होती हैं। रेडियो के द्वारा ये समाचार दिया जाता है कि यहाँ पर जो भी क्षेत्र में पानी बहा है उस डूब क्षेत्र में पहले ही मुआवजा देकर लोगों को एक अलग ही स्थान पर रख दिया गया था, उनको यहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन वास्तविकता ये थी कि लोग वहीं पर फंसे हुए थे, पानी में फंसे हुए थे। लेकिन सरकार के द्वारा रेडियो में गलत जानकारी दी जाती है। तो माते जो है
वो बहुत ही परेशान हो जाता है और अपने रेडियो को वो फेंक देता है और कहता है, जिस शब्द का प्रयोग वीरेंद्र जैन ने किया है, जिस संवाद का, वही मैं यहाँ पर रख रही हूँ। माते कह रहे हैं, लाबरी है जा सरकार, महालाबरी, महाजूठी। और इस तरह अपने अपना जो दुख है वो व्यक्त करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। और एक प्रतीकात्मक चीज यहाँ पर वीरेंद्र जैन बताते हैं कि माते के मुंह में एक सुपारी जो है वो फंसी हुई है, उनकी डांठ में वो हमेशा फंसी ही रही। और सरकारी हवाई जहाज जो वहां पर आते हैं, उनके लिए चील गाड़ी शब्द का वीरेंद्र जैन प्रयोग करते हैं कि जब भी तबाही आती है तो सरकार के द्वारा ये चील गाड़ियां जो है वो उड़ाई जाती हैं। तो देखिए किस तरह प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं और वहां की जो स्थानीय भाषाएं हैं उसका भी वो उपयोग करते हैं, स्थानीय बोलियों का वो उपयोग करते हुए अपनी बात जो है वो उपन्यास में रखते हैं। तो ये बातें जो विस्थापन की हैं वो सच में हमें एक अलग ही संवेदनाओं के घर में ले जाती हैं और हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और कहा जाता है कि वही उपन्यास श्रेष्ठ है जिसे पढ़ने के बाद आप कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाए, कुछ नया विचार आपके मन में उत्पन्न हो, अपने हक को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर। तो इस प्रकार वीरेंद्र जैन ने विस्थापन की जो त्रासदी है उनको डूब उपन्यास में व्यक्त किया है। यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि न मात्र विस्थापन की त्रासदी, बल्कि कृषकों के साथ सरकार और साहूकार दोनों मिलकर किस तरह से आम लोगों को लूट रहे हैं, किस तरह की लूट मची है, इसका भी वास्तविक चित्रण जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है वो उन्होंने इन उपन्यासों में किया है। एक स्थान पर एक घटना उन्होंने बताई है कि अट्टू साव उनका पात्र है, डूब उपन्यास का एक पात्र है अट्टू साव, जो बहुत ही जागरूक पात्र है। वो उस गांव के किसानों को समझाता है, कहता है कि भाई आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाइए। मजदूरों को समझाने का प्रयास करता है और कहता है कि सरकार और साहूकार दोनों मिलकर आपको जिस तरह से लूट रहे हैं उसका आप विरोध कीजिए। तो अट्टू साहब की जो बातें हैं उसको सुनकर एक मजदूर जिसका नाम है घुमा, तो वो साहूकार के घर जाकर विरोध करता है, कहता है कि आप हमसे खेतों में मजदूरियां तो करवाते हैं, लेकिन उसकी मजदूरी आप हमें नकद कलदार में देते नहीं हैं। आप हमें नकद कलदार दीजिए, मतलब नकद रुपये दीजिए। तो उनको लगता है साहूकार को कि अरे ये तो हमारा विरोध करने लगा। तो साहूकार उनकी झोंपड़ियों में जाते हैं और लाठियों की बरसात उनके ऊपर बरसाई जाती है। एक के बाद एक झोपड़ियां अंदर जाते हैं और उनके जो हाड़ और मांस से बने हुए पिंजर जैसे शरीर हैं उनके ऊपर लाठियों की बौछारें पड़ती जाती हैं और मारने के बाद भी बाहर निकलकर उनकी झोंपड़ियों को वहां पर जलाया जाता है। और इस तरह से साहूकारों के द्वारा बता दिया जाता है कि देखिए आपके द्वारा अगर विरोध किया जाएगा तो आपका यही हाल होगा। तो यहाँ पर वीरेंद्र जैन बताते हैं कि प्रत्येक मजदूर को, प्रत्येक किसानों को जागरूक होने की जरूरत है, अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार वीरेंद्र जैन ने न मात्र सामाजिक क्षेत्र बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी युग चेतना को हमारे सामने रखा है और लोगों को बताया है कि तनिक सोचिए कि आपकी जो स्थिति है उससे आप कैसे बाहर निकलेंगे। तो राजनेताओं के जो भ्रष्टाचार हैं, उनके भ्रष्टाचार, सरकारी नसबंदी का जो घिनौना और क्रूर अभियान है उसका भी उन्होंने यहाँ पर निरूपण किया है कि किस तरह सरकार के द्वारा नसबंदी लोगों की करवाई जाती है और उस नसबंदी में हजारों व्यक्ति जो हैं वो मारे जाते हैं, लेकिन इससे सरकार को कोई फर्क पड़ता नहीं है।
तो सरकारी नसबंदी का जो घिनौना और क्रूर अभियान है, उसको भी यहाँ पर वीरेंद्र जैन ने अपने उपन्यास में उजागर करने का प्रयास किया है। पुलिस तंत्र जो है, उनका जो षड्यंत्र है, उनको भी यहाँ पर उन्होंने उजागर किया है। और उनका एक उपन्यास है सबसे बड़ा सिपहिया। इस उपन्यास में उन्होंने पुलिस तंत्र का जो भ्रष्टाचार है, उनकी जो गुंडैया, उनका जो व्यवहार है, उसको उन्होंने इस उपन्यास में व्यक्त किया है कि पुलिस का विरोध करेंगे तो आपका यही हाल होगा। और अंत में जब ये उपन्यास पूर्ण होता है ना, तो अंत में एक वाक्य वो बहुत ही सुंदर कहते हैं कि न लोग बड़ा न रुपया, न लोग बड़ा न रुपया, सबसे बड़ा सिपहिया। और इस प्रकार उन्होंने पुलिस तंत्र की जो लापरवाही है और उनके द्वारा जो अत्याचार किए जाते हैं, वो इस उपन्यास में उन्होंने उजागर किए हैं। उनका एक और उपन्यास है शब्दबद्ध। शब्दबद्ध में उन्होंने लेखकों का जो शोषण होता है प्रकाशन जगत में, उस शोषण को उन्होंने उजागर किया है और लेखकों को बताया है कि आप लिखते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, और प्रकाशक बैठे बैठाए आपके लिखे हुए को प्रकाशित करता है और हजारों रुपये, लाखों रुपये वो कमाता रहता है। तनिक जागरूक होइए। और ये बात कहाँ से आई? उनको खुद प्रकाशन जगत के जो कड़वे अनुभव हुए थे, जो बुरे अनुभव हुए थे, उसी को उन्होंने इस उपन्यास में हमारे सामने रखा है। और लेखकों की जो बुरी स्थिति है, उनकी जो त्रासदी है, वो उन्होंने इस उपन्यास में हमें बताने का प्रयास किया है। उनका एक और उपन्यास है पंचनामा। पंचनामा उपन्यास में उन्होंने अनाथाश्रम में बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है ये बताया है। कि हम कहते हैं कि भाई चलो, अनाथ आश्रम के जो अध्यक्ष हैं, व्यक्ति हैं, वो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अच्छे अच्छे सामाजिक कार्य करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उसका पर्दाफाश उन्होंने पंचनामा उपन्यास में किया है। कि कभी हमें अनाथ आश्रम में अचानक जाकर बच्चों की स्थिति का जो निरीक्षण है, अवलोकन है, वो भी करना चाहिए। और अनाथ आश्रम में एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पर दे दूं। इस उपन्यास में एक बच्चा है जिसका नाम है अकलंक। तो जब बच्चे सुबह उठते हैं तो लाइन लगाई जाती है बालों में तेल डालने के लिए, और सभी लाइन में खड़े थे। एक बच्चा पीछे खड़ा था जिसका नाम है अकलंक। तो उसको पता नहीं था कि यहाँ का रिवाज क्या है, किस तरह से बालों में तेल डालना है। तो जब उसकी बारी आई तो उसने तेल की जो कटोरी है उसमें अपनी 5 उंगलियां डाल दी, और 5 उंगलियां डालकर तेल गिर न जाए इसलिए दूसरा हाथ उसने नीचे रख दिया और भरपूर मात्रा में तेल लिया और वो लगाने के लिए तैयार हुआ। तो पीछे से दूसरा व्यक्ति आता है और उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और 2-4 थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिए। अकलंक को पता नहीं चला कि आखिरकार उससे कौन सी गलती हो गई, क्योंकि वो तो मासूम बच्चा है, उसे तो इन सारी रीति नीतियों का कुछ पता नहीं है। उसने देखा था कि आगे के बच्चे जो हैं वो सिर्फ एक उंगली डालते हैं और ऐसा अभिनय करते हैं जैसे कि बहुत सारा तेल आ गया हो उनकी उंगली में और बालों में डालते हैं। तो उसको ऐसा लगा कि शायद उन बच्चों को तेल से परहेज होगा और इसीलिए वो ऐसा करते होंगे। और जबकि अकलंक को तो तेल से कोई परहेज नहीं था और इसीलिए उसने अधिक मात्रा में लिया, तो उसका ये हाल हुआ। और बाद में उसे पता चला कि उसने अधिक तेल ले लिया था, इसी वजह से उसको मारा पीटा गया है और खाने के नाम पर भी उन्हें कुछ ठीक से मिलता नहीं है। तो इस तरह अनाथ आश्रम की जो बुराइयां हैं, जो वास्तविकता है अंदरूनी रूप से जो हो रहा है, उसको भी यहाँ पर हमारे सामने वीरेंद्र जैन ने रखने का प्रयास किया है। तो उनके सभी उपन्यास जो हैं वो सच्चाई से भरपूर हैं, यथार्थ से भरपूर हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि सभी व्यक्तियों को एक बार इनके उपन्यासों से अवगत होना चाहिए, ताकि हमारे समाज की जो संवेदना है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, उनसे हम अवगत हो पाए। न मात्र पढ़ना चाहिए
बल्कि एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि हमें भी हमारे आसपास जो परिस्थितियां हैं उसका हमें अवलोकन करना चाहिए। कहीं पर कोई बुराई दिखती है तो उसको हमें लिखने की आदत डालनी चाहिए, ताकि छोटी छोटी बातें जो हैं वो अन्य लोगों के सामने आए और उससे जो जागृति है वो समाज में उत्पन्न हो। तो अगर हम इसी तरह छोटी छोटी बातें लिखते रहेंगे तभी जाके समाज को एक उचित ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो समय अवधि को ध्यान में रखते हुए कुछ अधिक न कहते हुए मैं यहीं अपनी बात को विराम देती हूँ, अपना व्याख्यान पूर्ण करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत और बहुत सुंदर। आपने उपन्यासों के कथानकों के माध्यम से बखूबी उनकी रचनाओं को, उनके रचना कर्म को आपने समझाया। सही है, समाज में जो भी विसंगतियां हैं, विरूपताएं हैं, जब तक उनको साहित्यकार उजागर नहीं करेंगे, प्रकाश में लाएंगे नहीं, तब तक उनका निराकरण भी संभव नहीं है। जब तक आपकी बात सरकार तक पहुंचती नहीं है, उन परियोजनाओं की खामियां उनको बताई नहीं जाती हैं, तब तक उनका निदान भी संभव नहीं है। साहित्यकारों के लिए यह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। उमा जी, मैं आपके व्याख्यान के दौरान एक चीज मेरे मन में आ रहा था, हाँ। मैं आपसे साझा करके जानना चाहता हूँ उस पर। आपने शुरुआत में कहा कि साहब वीरेंद्र जैन जी जिन परिस्थितियों से गुजरे थे, जिस दर्द को, समाज के जिन रूपों को उन्होंने देखा था, महसूस किया था, उस पर उन्होंने लिखा। एक जो समसामयिक स्थितियां हैं आज की, जो जैसे आपने युग की बात की, आज का जो काल है, आज का जो समय है, चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियां हों, सामाजिक परिस्थितियां हों, उस पर लेखक लिखता है, कहानी, उपन्यास, सब कुछ। लेकिन वो काल बदलता है तो परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। परिस्थितियां कोई फिक्स तो होती नहीं है, चाहे सामाजिक स्थिति हो या आर्थिक स्थिति हो, सब कुछ बदलता रहता है। कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनको हम कालजयी कहते हैं, ठीक है, मतलब जो क्लासिक हमारे लिटरेचर हैं, जिनको हम कालजयी मानते हैं। अब कालजयी के जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी मानदंड हैं, उन पे वो खरे उतरते हैं, तभी वो कालजयी हैं। तो ये जो दो स्थितियां हैं कि साहब आज का हम चित्रण कर रहे हैं, जो बदल जाता है बाद में, वैसे उपन्यास या कहानी या वैसे लिटरेचर, और एक ऐसा लिटरेचर जिसमें जो तत्व हैं वो यूनिवर्सल हैं, वो किसी कालखंड में बदलते नहीं हैं। तो ये दो जो ध्रुव हैं, इनके बीच में साहित्यकार या साहित्य को आप कैसे देखती हैं? देखिए, इसके लिए हम तीन अलग अलग बातों को ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर रामायण, उसकी रचना आदिकाल में हुई है, रामायण की, लेकिन उसमें जो राम है उसका चित्रण पूरा किया गया है रामायण में, और उसका समय अलग है, उसकी कालावधि जो है वो अलग है, उसके रचनाकार अलग है, क्योंकि वहां की परिस्थिति अलग है। जैसे ही हम हिंदी साहित्य में या फिर समय में आते हैं मध्यकाल में, तो एक दूसरी रचना जो राम के ऊपर ही आधारित है, और वो है रामचरितमानस, तुलसीदास के द्वारा रचित। उसमें भी राम का आलेखन है, लेकिन समय जो है वो मध्यकाल का है, वो बदला हुआ है। आधुनिक काल में उसी पैरेलल बात को आगे ले जाए तो आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त की एक रचना हमारे सामने आती है, और वो है साकेत। ये तीनों जो है वो राम को लेकर ही जो है वो चित्रित हैं, लेकिन समय और परिस्थितियां तीनों में अलग अलग हैं, और परिस्थितियां, समय
प्रवृत्तियां, समस्याएं तीनों में अलग अलग हैं, तो तीनों के जो राम हैं वो हमें अलग अलग दिखते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त साकेत में अगर आप मैथिली शरण गुप्त के राम को हम देखते हैं तो उसमें मैथिली शरण गुप्त ने राम के मुख से कहलवाया है कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया हूँ, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। तो उसमें जो आधुनिकता बोध मिलता है और जो बात हमारे सामने रखी गई है कि राम जो है वो न मात्र परमेश्वर है बल्कि हमारे बीच के ही एक व्यक्ति हैं, और ऐसा कहते हुए वो हमारे सामने ये बात रखते हैं। मतलब कुछ कृतियां जो हैं वो एवरग्रीन कही जाती हैं कि समय बदलता है लेकिन फिर भी उसमें जो संदर्भ दिए गए हैं वो हर एक युग में चाहे कितने भी साल क्यों न व्यतीत हो, तो वो जो बातें हैं वो कभी हम भूल पाते नहीं हैं, वो आज के संदर्भ में हमें आधुनिक लगती हैं। जब साहित्यकार लिखे तो उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो समस्या उठा रहा है वो समस्या चाहे कितने भी साल क्यों न व्यतीत हो, वो समस्या जो है उसका समाधान प्रत्येक वर्ष के व्यक्ति जो है उसको कहीं ना कहीं उसमें मिल जाना चाहिए। तो जब साहित्यकार लिखे तो उसे कम समय में चलो समस्या आई और चली गई, ऐसी कृति लिखकर सामान्य कृतियां नहीं लिखनी है। जब लिखे तो एक बड़ा उद्देश्य जो है वो हमें केंद्र में रखना चाहिए, है ना, ताकि वो कृति जो है वो कालजयी हो और प्रत्येक युग के व्यक्ति उसे पढ़े तो भी उसे ऐसा लगे कि हाँ आज की समस्या मेरी भी यही है। आज भी रामायण जो है उसको हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि उसमें हमारी समस्या भी है और उसके समाधान भी मिल जाते हैं। ठीक है, फिर वही बात रामचरितमानस भले ही अलग युग में लिखी गई है लेकिन उसके जो मूल्य हैं, जो विचारधाराएं हैं वो भी हम आज पढ़े तो भी हमें ये लगता है कि वो हमारे साथ जुड़ पाई हैं, है ना। फिर उसी तरह एक और उदाहरण मैं दूं तो धनुषभंग किशोर काबरा जी का खंड काव्य है, उसको लिखे हुए बहुत साल हो गए हैं लेकिन आज भी धनुषभंग हम पढ़े तो वर्तमान की हमारी आज की 2025 की स्थिति पर वो ठीक बैठता है, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा और विस्तृत है। और आज हम देख रहे हैं 2025 में पूरा भारत या तो पूरा विश्व जो है वो तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर आकर बैठ गया है कि कब तीसरा विश्व युद्ध हो। हर एक देश तो जबर तो रहे ही है अंदर ही अंदर, है ना, कि अधिक अगर हो गया तो पता नहीं पूरे विश्व का क्या होगा। लेकिन आज हम धनुषभंग पढ़े किशोर काबरा जी का 2025 में, तो वो हमें जो आज के संदर्भ में आधुनिक बोध देता है, आज की समस्या से वो जोड़ता है हमें। तो लेखक को इस बात का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा जब वो लिखे तो कि उसका जो साहित्य है वो स्तरीय होना चाहिए, निम्न नहीं, कम समय वाला नहीं, ताकि अधिक से अधिक पाठक, प्रत्येक युग के पाठक उसमें से कोई न कोई बोध जो है वो ले पाए। तो अब ये लेखक को ही ध्यान में रखना होगा, उसकी ये जिम्मेदारी रहेगी। और मतलब लेखक मतलब और कोई नहीं है, मैं और आप, हम सभी हैं। हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम कितना श्रेष्ठ दे, वरना आजकल तो वो छोटी छोटी कविताएं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर हम देखते हैं कि रखी जाती हैं, साहित्य रखा जाता है और चलो हम कवि बन गए, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, लिखे लेकिन इतना श्रेष्ठ लिखे कि वो कालजयी कृति जो है वो हमारी साबित हो। तो दोनों अलग अलग पहलू हैं, लेखक को केंद्र में रखना पड़ेगा कि किस तरह से वो श्रेष्ठता और उदात्त बातों को केंद्र में रखकर वो लिखे। सरिता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो मैं आदरणीय डॉक्टर उमा जी को बहुत बधाई और साधुवाद देती हूँ कि आपने वीरेंद्र जैन जी के उपन्यासों में युग चेतना इस विषय पर जो है अपनी बात विस्तार से रखी। वीरेंद्र जैन जी मतलब जितना उनका विस्तृत रचना संसार है और जिस तरीके से जिन परिस्थितियों में उन्होंने उसे रचा
जितनी उन्हें ख्याति मिलनी चाहिए थी उतनी हिंदी साहित्य में मिली नहीं, मेरा ऐसा मानना है। बहुत कम लोग, ये माइक किसी का ओपन है तो मैं बीच में भी बोलना चाह रही थी, जब उमा जी बोल रही थी तो पीछे से आवाजें आ रही है, कृपया एक बार सभी बंद कर लें। तो जैसा आदरणीय अवधेश जी ने कहा कि जो दो स्थितियां उन्होंने बताई कि एक तो होती है कालजयी कृति, एक समसामयिक कृति जो उसी समय पढ़ करके लोग उसको भुला देते हैं, ऐसा। तो ऐसा इस जो उपन्यास, खासकर आपने जो डूब उपन्यास की बात की, मैं उसी पे ही बात कर रही हूँ कि ये जो डूब उपन्यास है वो किसान जीवन की त्रासदी और उनके कटु अनुभवों से जो है पुष्पा वर्मा जी, पुष्पा मैम आपका माइक ऑन है, इसकी वजह हाँ, से। प्लीज माइक ऑफ कर लें, बहुत पीछे से आवाज आ रही है। तो उससे ही जुड़ा हुआ है। तो इसमें मैं सिर्फ एक बात यहाँ बताना चाहूंगी कि ये जो उपन्यास है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही कालजयी है, क्योंकि किसानों की समस्याएं कभी खत्म होने वाली नहीं है। वो चाहे जो है अंग्रेजों के काल में थी तब भी थी, आज भी उसी तरह से है। इस उपन्यास में विशेष रूप से एक बात का जो है जिक्र मैं करना चाहूंगी कि यहाँ पर जो विशेष पात्र आपने बताया, माते, जो उनका सरपंच या उस गांव का जो विशेष व्यक्ति था, उसने जो कहा कि मनुष्य में अपार शक्ति है, इसीलिए बेमौसम बेफसल का गेहूं बोते हैं, वह चाहे तो क्या नहीं कर सकता। प्रकृति से भी लोहा ले सकता है किसान। अपनी शक्ति का, अपनी पहचान का याद दिलाने का दिन होता है वह। ये डूब का उपन्यास 117 नंबर पेज पर ये बात लिखी हुई है। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने जो लिखी है कि बिना ये जाने कि अपनी जमीन और जन्मभूमि छोड़ने का दर्द क्या होता है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ताज्जुब की बात तो ये है कि ये सब तय हुआ कब, हमसे बिना पूछे हमारी तबाही का फैसला ले लिया। ऐसा तो डाकू भी नहीं करते। वो लोग भी जो हैं अमीरों को सताते हैं पर हमारा धन नहीं लूटते, और वो गरीबों को कभी नहीं सताते, दीनों को नहीं सताते हैं। तो जब अंग्रेजी राज था तब भी हमें यही समस्याएं सहन करनी पड़ती थी, तब भी किसान को उसी तरह सताया जाता था, और आज कहने को प्रजातंत्र है लेकिन समस्याएं वही की वही हैं। राज बदल गया है लेकिन किसान की समस्या तो नहीं बदली, उसकी बात तो कहीं नहीं सुनी जा रही। और उसका दूसरा उदाहरण ये तो समझ लीजिए कि उपन्यास की बात है, टिहरी बांध जो बना, हम सब जानते हैं उसकी त्रासदी के बारे में। आज तक उसकी डूब में जितने गांव आए वो विस्थापितों का जीवन जी रहे हैं। और मैंने जो दूसरा एक उपन्यास, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसके बारे में जो पढ़ा कि उनको मतलब मजबूरी में ऐसे ऐसे काम जो करने पड़ रहे हैं जो एक इंसान के लिए नैतिक तो बिल्कुल नहीं कहे जा सकते, अनैतिक, पेट भरने के लिए। सबसे बड़ी समस्या क्या है? पेट भरने की समस्या। तो ये जो आपने विस्तृत रूप से जो उनके उपन्यासों पर जो युग चेतना की बात कही, आपने कहा सबसे बड़ा सिपहिया, तो आज भी वही है भाई, डंडा सिपाही का ही चलता है। आज भी वो चेतना, युग चेतना बदली नहीं है, वही की वही स्थितियां हैं। जो कमजोर है उस पर शक्तिशाली अपना डंडा आज भी चला रहा है, और सिपाही की बात तो सर्वविदित है। चाहे एक छोटे से छोटे खूंचा लगाने वाला आदमी है, उससे भी वो शाम को हफ्ता मांगने आ जाता है, चाहे उसकी कमाई हो या ना हो। और अगर वो नहीं मानता है तो उसका सामान पूरा सड़क पे बिखेर देता है, और उसको कोई बोलने वाला नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि स्थितियां बदल गई है, राज बदल गया है, लेकिन किसान और गरीब और मजदूर के लिए स्थितियां आज भी वही की वही हैं। तो वीरेंद्र जैन जी के उपन्यासों में जो ये युग चेतना की बात आपने जो कही, वो अक्षर से सत्य है, और आज भी वो स्थितियां बदली नहीं हैं। तो मेरी दृष्टि में आज भी जो उनके उपन्यास हैं वो कालजयी हैं, और आगे भी स्थितियां कमोबेश ऐसी ही रहेंगी, ज्यादा नहीं बदलेंगी। कमजोर और शोषक और शासित की बात जब हम करते हैं तो वो बात हमेशा ही एक जैसी ही रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका और आदरणीय अवधेश जी आपका कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। सादर प्रणाम। धन्यवाद सरिता जी। जी, आशा जी सामने आइए। आशा जी सामने आइए, कहाँ गई?
आशा जी का वीडियो ऑफ है, शायद नहीं है पटल पर। नहीं है? वीडियो तो ऑफ बता रहा है उनका। हाँ, वीडियो तो। हाँ, आशा जी, गुप्ता जी आपको आवाज दे रहे हैं। चलिए, और किसी की कोई टिप्पणी? उसके बाद फिर हम लोग ये प्रथम सत्र समाप्त करेंगे। अध्यक्ष टिप्पणी लेंगे अवधेश भाई। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई और है तो आप बात कर लीजिए, फिर अध्यक्ष टिप्पणी की ओर मुड़ेंगे। कोई नहीं, चलिए। तृप्ति जी, शिल्पी जी, कोई बोलना चाह रहा है तो बताइए। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, चलिए, मतलब कोई नहीं है। आगे बढ़िए। अब हम इस प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय पुष्पा वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी अध्यक्षीय टिप्पणी दें इस प्रथम सत्र के बारे में। आदरणीय पुष्पा वर्मा जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही। जी 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 जी। उमेश जी ने अत्यंत ही सार गर्भित वाक्यों में वीरेंद्र जैन जी का परिचय दिया है, और उमा मेहता जी के तो क्या कहने, उन्होंने बहुत सी बातें बताई है, और गांव वालों की जीवनी और अपने जीवन की छाया और छायावादी युग के उपन्यास और ग्रामीण अवस्था की समस्याओं का अत्यंत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से वर्णन किया गया है इन उपन्यासों में। गांवों के बाहर और बांध बनने की सुंदर के गांव वालों को जो खुशी हुई, वह खुशी उनके घर खेत वगैरह छीने जाने पर वह खुशी दुखों के सागर में डूब गई। और भी कई अन्य उपन्यासों में जैन जी ने उनको गांव वालों को विरोध करने की शक्ति भी गांव वालों को दी है। अनाथ आश्रम में भी उनकी बच्चों की नियति का वर्णन किया है, वो अत्यंत ही सार्थक है। और मैं ऐसे व्यक्ति को नमन करती हूँ। वीरेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई, और उमा मेहता जी को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने सार गर्भित अत्यंत सुरुचिपूर्ण ढंग से उपन्यासों का और वीरेंद्र जैन जी का वर्णन किया है। धन्यवाद। हाँ मीना जी, अब आगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश भाई इस सत्र के संचालन के लिए। और पुनः एक बार डॉक्टर उमा जी मेहता अहमदाबाद, आप अपने पटल पर उपस्थिति देकर हमें बहुत ही अच्छे ढंग से आदरणीय वीरेंद्र जी जैन के संदर्भ में और उनके रचना साहित्य संसार के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई है। निश्चित रूप से हमारी भी उत्कंठा हो रही है कि हम उनके रचनाओं को पढ़ें, और खासकर को भी जरूर डूब कर पढ़े, ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं पटल पर आप आगे बने रहें और आगे की काव्य गोष्ठी का भी आनंद लीजिए। आदरणीय चंद्र प्रकाश जी दायमा, इनसे हम निवेदन करते हैं कवि गोष्ठी सत्र की अध्यक्षता कृपया आप स्वीकार करें। दायमा जी। जी प्रणाम। प्रणाम सर। स्वीकार है। काव्य गोष्ठी का आरंभ कर लेते हैं। मैं सबसे प्रथम आज हमारी आदरणीय प्रियंका जी वाजपेयी, इनसे निवेदन करूंगी काव्य पाठ के लिए कृपया आगे आएं। प्रियंका जी। धन्यवाद मैडम। मंच को नमन, आप सबको मेरा अभिनंदन। आज की मेरी कविता का शीर्षक है, जो अहमदाबाद में अभी जो विमान दुर्घटना हुई उसमें जो मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उन बच्चों के लिए एक आशुपूर्णित श्रद्धांजलि है। प्रियंका जी अपना कैमरा का एंगल बनने निकले थे, अब बस याद है। वो थे नन्हे से हाथ जो कभी इंजेक्शन की डर से
कांपते थे। अब उसी हाथ में था स्टेथोस्कोप, पर किस्मत ने किताब छीन ली। एक माँ ने कहा था, बेटा पढ़ ले, डॉक्टर बन जा, तेरे नाम से मुझे लोग जानेंगे। आज वही माँ हॉस्पिटल की लाश गाड़ी के पीछे चुपचाप खड़ी थी। ना कोई शब्द, ना आंसू, बस एक खामोशी जो पूछ रही थी, अब कब बोलेगा माँ। खाया था मेडिकल मेस की थाली में बस आधी रोटी, उसमें बात करते करते हंसते हुए चला गया। आज वही थाली आज भी वहीं पड़ी है, पर खाने वाला कहीं नहीं। कोई था जो काम से आया था, माँ ने खेत गिरवी रख दिया था, मेरे लाल को डॉक्टर बनाना है। अब वो माँ बस यही कहती है, काश बेटा तू फेल हो जाता, कम से कम जिंदा तो होता। उन बैग्स में थी किताबें जो अधूरी रह गईं, बस जो उम्मीदें थीं जो अब तक किसी और का इंतजार करती हैं। वो लैब, वो कोट जिसे पहनकर कभी वो आईने में खुद को डॉक्टर कहते थे, अब वही कोट उनके शव के साथ जल गए। ए खुदा, क्या गलती थी उन बच्चों की जो इलाज करना सीख रहे थे, उन्हें ही तूने दर्द क्यों दे दिया। माँ की गोद अब खाली है, अब माँ की गोद अब खाली है, देश का भविष्य अब अधूरा है, पर उनकी यादें हर मेडिकल कॉलेज की दीवारों पर गूंजेंगी। उन सभी दिवंगत मेडिकल छात्रों को श्रद्धा, आंसू और नतमस्तक नमन अब देश के हृदय में दर्ज है। उन सपनों की उम्र कहाँ होती है, माँ, पिता, बहन, दोस्त और शिक्षक, सबकी उम्मीदें जो अधूरी रह गई। वो बच्चे नहीं थे बस, वो तो एक गांव का उजाला थे, पिता के पसीने का उत्तर थे, माँ के आंचल की उम्मीद थे, वो बहन की राखी थे जो कहती थी, भैया जब डॉक्टर बनोगे तो पहला इलाज मेरा। अब बहन चुप है और राखी हर साल उसकी कलाई पे गिरेगी। किसी के हाथ में अब भी आधी रोटी थी, किसी की थाली में परोसी हंसी थी, कोई बस 2 मिनट में खाना खाकर पढ़ने को निकलने वाला था, मगर वक्त ने 2 पल नहीं दिए और छीन लिया सब कुछ। एक पिता जो रात भर ऑटो चलाता था, हर पाई जोड़कर बेटे को पढ़ाता था, आज कहता है डिग्री तो दूर, बेटा भी कहाँ है। जो मेडिकल टीचर थे वो अब ब्लैक बोर्ड नहीं, फोटोग्राफ में चेहरा ढूंढते हैं। ये मेरा सबसे होनहार था, इसे मैंने ईसीजी पढ़ाया था। अब कोई रोल कॉल नहीं, बस शोक सूची में नाम है। दोस्ती जो किताबों के बीच बनती थी, अब रुला गई। कॉफी के कप जिनमें वादे थे, अब वही मेज पर सूख गए। जिस ग्रुप फोटो में सब मुस्कुरा रहे थे, अब एक चेहरा बीच में धुंधला है। वो डॉक्टर बनने वाले थे, पर किसी का इलाज कर पाते उससे पहले ही खुद वक्त के ऑपरेशन टेबल पर लेट गए। हे रब, क्या गलती थी उन मासूमों की, जिन्हें तूने इतना पढ़ाया, इतना बढ़ाया, फिर बीच रास्ते में छीन लिया। माँ, बस खाना खाकर आ रहा हूँ। मेडिकल छात्रों की अधूरी बातों, माँ की पुकार को समर्पित है ये पंक्तियाँ। माँ, बस अभी मैस में हूँ, खाना खा रहा हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। माँ बोली, खाना टाइम से खाया करो बेटा, पढ़ाई में मन। सुखमोहन अग्रवाल जी हैं पटल पर। जी, वो अपने को साधुवाद देंगे। सुखमोहन अग्रवाल जी, 2 शब्द का मंच को नमन करता हूँ। साहित्यकारों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा सौभाग्य है जो मुझे हैदराबाद के साहित्यकारों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल में बसी थी प्यार की दुनिया, पल भर में ही टूटा, ज्यों कांच का टुकड़ा। जो कह कर था गया, जो कह कर था गया, लौट कर बसा
दुनिया और देखती आंखें और रास्ता देखती आंखें टिकी है या आज भी तेरी पर आज भी तेरी पर नन्ही परी की किलकारी ओ नन्ही परी की किलकारी थी बड़ी प्यारी अपने में ही आकर के सुनेगी अपने में ही आकर सुनेगी अब हमसे लोरी अब हमसे सुनेगी लोरी हजारों हसरतें दफन होकर रह गई दिल में टूट सपने बरसते हैं बने आँखों से निर्झर टूट सपने बरसते अब आँखों से बने निर्झर अब दोस्त दे किसी को अब दोस्त दे किसी को हर तरफ प्यार वही मौत का मंजर ठगा सा देखता खुद को ठगा सा देखता मन को किसे समझता रहा अपना किसे समझता रहा अपना वो झूठा महज था सपना ये सारा खेल है उसका ये सारा खेल है उसका समझ मन क्यों नहीं पाता समझ मन क्यों नहीं पाता। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद निशि कुमारी जी, बहुत बढ़िया। सरिता जी, आपको कोई मीटिंग में जाना बताया है, यदि आप उपस्थित है तो कृपया काव्य पाठ कर ले। सरिता सुराणा जी। शिल्पी जी वे हैं क्या? सरिता जी एग्जिट हो गई हैं। नहीं मैम, वो तो नहीं है, नहीं दिख रही है अभी। उषा शर्मा, कृपया काव्य पाठ के लिए आप आमंत्रित हैं। उषा शर्मा। क्षमा करें मीना जी, आज मैं कुछ ना पाऊंगी। मुझे सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, मैं सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आज का पहला सत्र बहुत अच्छा रहा और अभी अभी प्रियंका जी ने जो सुनाया था, काव्य पाठ किया, उन्होंने तो बहुत अच्छी रचनाएं सब सुनने आगे बढ़ाई। ठीक है उषा, कोई बात नहीं। तृप्ति मिश्रा जी। धन्यवाद, धन्यवाद उषा। तृप्ति मिश्रा काव्य पाठ के लिए आमंत्रित है। धन्यवाद दीदी, नमस्ते। मंच को नमन करती हूँ और मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं चंद दोहे प्रस्तुत करूंगी। वैसे तो हम सभी एक परिवार के साथ में रहते हैं और अपने जीवन में सभी के जीवन में माता पिता का बहुत महत्व है। औपचारिक रूप से आज पितृ दिवस है, तो वैसे तो हर दिन ही माता पिता का होता है, तो जस्ट चंद दोहे मैं माता पिता पर प्रस्तुत करना चाहूंगी। पीड़ा सह कर भी पिता शिकन न लाए मात, पीड़ा सह कर भी पिता शिकन न लाए मात, सारी खुशियां बांट कर रहे भरोसे नाथ रे साथी, रहे भरोसे नाथ।
सहनशीलता मात की ममता है बेमोल, सहनशीलता मातु की ममता है बेमोल। धन्य हुए बच्चे सभी, दौलत ये अनमोल रे साथी, दौलत ये अनमोल। माँ से बढ़कर कौन है, उनका प्रथम स्थान। माँ से बढ़कर कौन है, उनका प्रथम स्थान। पीर सहे और कष्ट हरे, बच्चों पर दे जान रे साथी, बच्चों पर दे जान। पिता हमारे साथ है, आए ना कोई जंजाल। पिता हमारे साथ है, आए ना जंजाल। मुश्किलों से रक्षा करे, बनकर सबकी ढाल रे साथी, बनकर सबकी ढाल। मात पिता भाई बहन सबसे है परिवार। मात पिता भाई बहन सबसे है परिवार। आपस में मिलजुल रहे, यही जीवन सार रे साथी, यही जीवन सार। अंतिम दो। धरती पर माता पिता ईश का है स्वरूप। धरती पर माता पिता ईश का है स्वरूप। किस्मत वाले हम सभी, उनका ही प्रतिरूप रे साथी, उनका ही प्रतिरूप। धन्यवाद। बहुत बढ़िया तृप्ति जी, आनंद आ गया तुम्हें। बहुत अच्छी तरह से। आर्या जी झा सादर आमंत्रित हैं आप आगे पाठ के लिए। आर्या जी झा। मंच को नमन और आप सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी रचना, एक जो गजल नुमा रचना है, आपके सामने रखती हूँ। जिंदगी फूलों का घर हो ये जरूरी तो नहीं। इको हो रहा है क्या? आपको भी हो रहा है? इको हो रहा है? थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है। जिंदगी फूलों का घर हो ये जरूरी तो नहीं, हर घड़ी सुख से बसर हो ये जरूरी तो नहीं। आपकी मासूमियत की कद्र हर कोई करे, आप जैसा हर बशर हो ये जरूरी तो नहीं। जग में हर बच्चे के सर पे जिंदगी की धूप में, आज पितृ दिवस पर है ये पंक्ति। जग में हर बच्चे के सर पे जिंदगी की धूप में बाप के जैसा शजर हो ये जरूरी तो नहीं। दुनियादारी और दुनिया है अजब इसमें हंसी, रात जैसी ही सहर हो ये जरूरी तो नहीं। कुछ बिना आवाज के भी कत्ल होते हैं यहाँ, कत्ल में सो जो कहर हो ये जरूरी तो नहीं। जिंदगी में कुछ सफर तन्हा भी होते हैं सदा, जिंदगी में कुछ सफर तन्हा भी होते हैं सदा, हर सफर में हम सफर हो ये जरूरी तो नहीं। आज का दिन है बहुत ही अच्छा, लेकिन आज का दिन है बहुत ही अच्छा, लेकिन रोज ही आपकी आसान डगर हो ये जरूरी तो नहीं। रोज ही आपकी आसान डगर हो ये जरूरी तो नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अनम्यूट करिए अपना पहले। हाँ, हमने तो ये किया था, अभी म्यूट किया जानबूझ के।
नहीं मुझे आवाज नहीं आ रही थी। आंटी मीना मीना मुदर्जी जी अनम्यूट कर लीजिए पहले। किसको क्या कहा जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीना जी बोला था कि लगता है मीना मैम को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। जी मीना जी कुछ बोल रही थी बट वो म्यूट पे थी, इसलिए उनको बोला गया कि आप अनम्यूट कर लीजिए। सर आपका सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि हम आंटी तो नहीं है। नहीं सॉरी मीना जी को बोला था। और मैं अब आगे बढ़ाती हूँ कार्यक्रम को, शायद वो अभी ज्वाइन हो जाएंगी मीना जी। तो मैं मीरा ठाकुर जी से बोलती हूँ कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। जी जरूर। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी। और सबसे पहले मैं मंच को नमन करते हुए ये अभी आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है, लगभग सब जगह बारिश हो रही है, लगभग दिल्ली और बिहार के वगैरह के एरिया जो है वो बिल्कुल सूखा हुआ ही नज़र आ रहा है अभी तक में भी। पर फिर भी मैं अभी बैंगलोर में हूँ और एक दिन ऐसे ही अपने इसमें बैठी हुई थी बालकनी में, तो बूंदें को देख करके मैंने उनका निरीक्षण किया, देखा और ऐसा लगा जैसे कि कुछ बता रही है हमें वो। सो बूंद मेरी कविता का शीर्षक है। देखा बारिश की बूंदों को इठलाती, बल खाती, इतराती, मैं कौतूहल से सोचने लगी, क्षणिक है जीवन इसका, फिर ये इतनी मगन कैसे? खुश ऐसे हो रही हो जैसे छू रही हो गगन जैसे, खुश ऐसे हो रही है छू रही हो गगन जैसे। प्रश्न किया उससे, आलाद किस बात का? धरती में समाने या समंदर में मिल जाने का? निकली हो बादलों की गोद से अभी, 2 पल में मिट जाओगी, भूल जाएंगे सभी। 2 पल की जिंदगी जीकर मिटूंगी मैं, यही मेरी गरिमा है, यही मेरी महिमा है। मैं दंग थी उसकी बातों से, भावों से। मन में आया, मानव क्यों पीड़ित सदा अभावों से? प्रकृति तो सदा उदारता दिखाती है, दुख में सहलाती है, सुख में सहेजती है। हम सब ही क्यों रहते पीछे और के, जबकि निश्चित नहीं हमारे ठिकाने और ठौर के, निश्चित नहीं हमारे ठिकाने और ठौर के। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मीरा जी। इसी श्रृंखला में आगे आमंत्रित करते हैं हम आदरणीय हमारी वरिष्ठ रचनाकार पुष्पा जी वर्मा। एक गजल की लिए अनुरोध है, अगर हो सके तो जरूर सुनाएं। पुष्पा जी। मंच को नमन करते हुए, सरस्वती माँ को नमन करते हुए मैं पहले एक मुक्तक प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। अपनी लाडली को मत देना इतनी भारी छूट, अपनी लाडली को मत देना इतनी भारी छूट, छूट मिली पैसा मिला हुई 2 परिवारों की लूट। चिराग बुझा दिया सोनम ने, रो रहा है सारा परिवार। अब कैसे तुम राज करोगी जब माँ की किस्मत गई फूट, जब माँ की किस्मत गई फूट। ये छोटी बहन की गजल प्रस्तुत है। गजल का मतलब क्या है कि कोई कुटिया कोई मकान न था, कोई कुटिया कोई मकान न था, कोई सहरा में हम जबान न था, कोई सहरा में हम जबान न था। कहीं पाई ना जिंदगी की झलक, कहीं पाई ना जिंदगी की झलक। कोई इंसान का पासबान न था, कोई इंसान का पासबान न था। अपनी मंजिल की जस्तजू के लिए, अपनी मंजिल की जस्तजू के लिए कोई दोनों की
जुबान न था, कोई दोनों के दरमियान न था। वक्त ने रोक दी जबान तेरी, वक्त ने रोक दी जबान तेरी, वरना तू ऐसा बेजुबान न था, वरना तू ऐसा बेजुबान न था। तपते सहरा में मिल तो गया, तपते सहरा में हमको मिल तो गया, ऐसा घर जिस पे साहिबान न था, जिस पे साहिबान न था। तोड़ता कब समाज के बंधन, तोड़ता कब समाज के बंधन, उसके सीने में दिल जवान न था, उसके सीने में दिल जवान न था। जल चुकी वो दहेज की खातिर, जल चुकी वो दहेज की खातिर, ये कोई उसका इम्तिहान न था, ये कोई उसका इम्तिहान न था। गजल का मक्ता किया है कि जिससे पुष्पा बसाए सैकड़ों घर, जिससे पुष्पा बसाए सैकड़ों घर, उसका अपना कोई मकाम न था, उसका अपना कोई मकाम। बहुत बढ़िया पुष्पा जी। वर्षा जी शर्मा आमंत्रित हैं आप। वर्षा जी शर्मा काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं। वो नहीं है अभी मैम, नहीं है इस वक्त नहीं। ठीक है। दर्शन भाई, दर्शन सिंह जी वो है। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी मेरी हाँ, आवाज सुनाई पड़ रही है? जी जी हाँ जी। सभी को मेरा नमस्कार। फर्स्ट मंच को नमन करते हुए आप सभी सुधीजन, प्रबुद्धजन, विधुजन को मेरा प्रणाम। और कुछ पंक्तियां हैं और उन्हीं पंक्तियों को आधार बना के ये रचना को फ्रेम किया गया। आदरणीय दाइमा जी जरा ध्यान दीजिएगा जरा। लापरवाही ही भली थी साहब, लापरवाही ही भली थी साहब, जब भी परवाह की तो, जब भी परवाह की तो लोग सस्ता समझने लगे, लोग सस्ता समझने लगे। तो इसी पे मैंने इस रचना को फोन किया है। यूं ही हाल चाल पूछने के लिए फोन कर दिया, यूं ही ये कुछ बीती हुई है मेरे जिंदगी के साथ, उसी को मैंने फ्रेम किया है। यूं ही हाल चाल पूछने के लिए फोन कर दिया, कुछ उनकी सुनते कुछ अपनी सुना दिया। ये कैसी 21वीं सदी की चाल, ये कैसी 21वीं सदी की चाल, निकम्मा समझकर फोन उठाना बंद कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया। अक्लमंद को इशारा काफी है, समझे तो ठीक, अन्यथा रास्ते का समझने लगे, अन्यथा रास्ते का समझने लगे। लापरवाही ही भली थी साहब, लापरवाही ही भली थी साहब, जब भी परवाह की तो लोग सस्ता समझने लगे, जब भी परवाह की तो लोग सस्ता समझने लगे। अपना मतलब था, अपना मतलब था तो एड्रेस खोज बीज कर पहुंच गए, अपना मतलब था तो एड्रेस खोज बीन कर पहुंच गए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एड्रेस में झोल था लेकिन दूसरों का सहारा लेकर पहुंच गए, लेकिन दूसरों का सहारा लेकर पहुंच गए। कहता चलो छोड़ो इधर उधर की, काम की बातें करते हैं, कहता छोड़ो इधर उधर की, काम की बातें करते हैं, कहीं गलतियों में गुम ना हो जाए, अर्जुन की तरह निशाना साधते हैं, अर्जुन की तरह निशाना साधते हैं। औंकड़ आई तो फोन कर दिया, यानी औंकड़ मीन्स पंजाबी शब्द तकलीफ। औंकड़ आई तो फोन कर दिया, वरना कंकर पत्थर समझने लगे, वरना कंकर पत्थर समझने लगे। लापरवाही ही भली थी साहब, लापरवाही ही भली थी साहब, जब भी परवाह की तो लोग सस्ता समझने लगे, लोग सस्ता समझने लगे।
जब कोई साथ नहीं मिला, जब कोई साथ नहीं मिला, हम सफर समझ बतियाने लगे, हम सफर समझ बतियाने लगे। हम कुछ अपना समझ, हम भी कुछ अपना समझ नजदीकी समझने लगे। जैसा ही समकक्ष आया तो बहुरूपिया रंग में आ गया, तो बहुरूपिया रंग में आ गया। मुझे भरी सभा में आईना दिखा दिया, मुझे भरी सभा में आईना दिखा दिया। सही वक्त सुलझे तो ठीक, वरना अपने ही फंदों में उलझने लगे। लापरवाही ही भली थी साहब, लापरवाही ही भली थी साहब। जब भी परवाह की तो लोग सस्ता समझने लगे, लोग सस्ता समझने लगे। मुझे समय दिया गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया दर्शन भाई, लापरवाही भली थी साहब, बहुत ही शिक्षा को प्रेषित करते हुए। ये मेरे जीवन में पीछे हुए थे ये घटनाएं, उसी को मैंने फिर आपके सामने। शिल्पी जी भटनागर, आपका और नमन कर मंच को। और ये एक रचना रखती हूँ जो कि मेरी नज्म है, आज आपको एक नज्म सुनाती हूँ। तो इस नज्म का शीर्षक है पैरहने। आप लोग कोई म्यूट कर लीजिए प्लीज अपना, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। एक सेकंड, सबका म्यूट कर जी। थैंक यू वेरी मच। तो नज्म है, मेरी नज़में भी अपनी अपनी पैराने रखती हैं, मेरी नज़में भी अपनी अपनी पैराने रखती हैं। जुबां तो नहीं, स्याहियों की कुछ सेहराने रखती हैं। मेरे ख्यालों को लफ्ज़ों का जामा पहनाकर, मेरे ख्यालों को लफ्ज़ों का जामा पहनाकर बज़्म में ये पूर्णमों की कतरने रखती हैं, बज़्म में ये पूर्णमों की कतरने रखती हैं। बयानगी के अंदाज है जुदा जुदा से, पर फिर भी अपनी अतरंगी सी कुछ फितरतें रखती हैं, पर फिर भी अपनी अतरंगी सी कुछ फितरतें रखती हैं। कुछ तो बहुत कुछ सा करती हैं, कुछ तो बहुत कुछ सा करती हैं। मेरी नज़में मुझे मुझ में भरती हैं, मेरी नज़में मुझे मुझ में भरती हैं। कहीं दूर किसी और ही जहां से आती हैं ये, मेरे अंदर धुआं धुआं सा कुलमुलाती हैं ये। देके एक खामोश खलिश मुझे दिन रात सताती हैं ये। मेरे जहन को करके बेकरार, बाहर निकलने के लिए मेरी दवात को आवाज लगाती हैं ये, बाहर निकलने के लिए मेरी दवात को आवाज लगाती हैं ये। और जब बैठ सिराहने सुनती हूँ इनकी आहटें, और बैठ सिराहने जब सुनती हूँ इनकी आहटें, मेरी कलम के रास्ते पन्नों पर अपने आप को सजाती हैं, मेरी कलम के रास्ते पन्नों पर अपने आप को सजाती हैं ये। कुछ तो बहुत कुछ सा कर जाती हैं ये, मेरी नज़में मुझे मुझ में ही भर जाती हैं। भूल जाती हूँ सब कुछ इनके एहसास से मैं, भूल जाती हूँ सब कुछ इनके एहसास से मैं। जाने कुछ तो जादू सा चलाती हैं ये मेरे ख्यालों के शहर में। पर सच तो ये है उलझ के ही इनमें बाखुदा सुलझ पाती हूँ मैं, पर सच तो ये है उलझ के इनमें बाखुदा सुलझ पाती हूँ मैं। रिहा हो जाती हूँ उन बेसब्र से लम्हों से, उनकी रूहानी लम्स भरी ओस से हर बार खुद को सवार लाती हूँ मैं, हर बार खुद को सवार लाती हूँ मैं। उलझ जाती हूँ इनके शायराना से अंदाज में। कुछ तो बहुत कुछ सा कर जाती हैं ये, मेरी नज़में मुझे मुझ में ही भर जाती हैं, मेरी नज़में मुझे मुझ में ही भर जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया शिल्पी जी, बहुत सुंदर। आदरणीय विनोद गिरी भाई, विनोद जी। मंच को नमन।
और मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित साहित्यकारों को मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरी आवाज जा रही है आप लोग के पास? आपकी आवाज जा नहीं रही है, आ रही है। अच्छा, वो मुझे मालूम था कि आपके पास आएगी ही। फिर भी कंफर्म किया। आज पृथ्वी दिवस है और मैं अपने पिता को समर्पित एक रचना आंचलिक भाषा भोजपुरी में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कि गांव जवार के लोग कहेला अनपढ़ रहले बाबूजी, कि गांव जवार के लोग कहेला अनपढ़ रहले बाबूजी, के 65 पढ़ले रहले बाबूजी, अरे जिंदगी के 65 पन्ना पढ़ले रहले बाबूजी। बंद देखिए, पढ़े के मन ना रहल कि कौनो रहल मजबूरी, पढ़े के मन ना रहल कि कौनो रहल मजबूरी, आज छोटे उम्र से करे लगले बाबूजी मजदूरी, उम्र से करे लगले बाबूजी मजदूरी, अरे लूट खसोट न कैले कबहू केहू के धोखा दिले, अरे लूट खसोट न कैले कबहू ना केहू के धोखा दिले, भरल खजाना से बाबूजी अपने हिस्सा लिहले, अरे भरल खजाना से बाबूजी अपने हिस्सा लिहले, अरे मेहनत करके ऊंचाई पर चढ़ल रहले बाबूजी, जिंदगी के 65 पन्ना पढ़ले रहले बाबूजी, गाँव जवार के लोग कहेला रहले बाबूजी, जिंदगी के 65 पन्ना पढ़ले रहले बाबूजी। अगला बंदे के, अक्षर ज्ञान न रहे तनिको पर पूरा गीता याद रहल, अरे अक्षर ज्ञान न रहे तनिको पर पूरा गीता याद रहल, गाँव मुहल्ला घर घर में होते धार्मिक संवाद रहल, अरे गाँव मुहल्ला घर घर में होते धार्मिक संवाद रहल, भाव रहल पर मन बहुते आबाद रहल, हर जिंदगी में आभाव रहल पर मन बहुते आबाद रहल, झूठ से बड़का उनका खातिर न कोनो अपराध रहल, और झूठ से बड़का उनका खातिर न कोनो अपराध रहल, रामायण गीता सुन सुन के, अरे रामायण गीता सुन सुन के बढ़ल रहले बाबूजी, जिंदगी के 65 पन्ना पढ़ले रहले बाबूजी, अरे गाँव जवार के लोग कहेला अनपढ़ रहले बाबूजी, जिंदगी के 65 पन्ना पढ़ले रहले बाबूजी। गीत का अंतिम भाग आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि चलते रहले कदम कबो न रुकल, और चलते रहले कदम कबो न रुकल, बड़का से बड़का संकट में माथा कबो न झुकल, और बड़का से बड़का संकट में माथा कबो न झुकल, नीमन ना लागेला कह के
अरे नीमन ना लागेला कह के पूरा खाना खिया दिहले, मेहनत बेच के बाबूजी नया कपड़ा लिया दिहले। नीमन ना लागेला कह के पूरा खाना खिया दिहले, मेहनत बेच के बाबूजी नया कपड़ा लिया दिहले। न जाने कौना माटी के, अरे जाने कौन माटी के, अरे गढ़ल रहले बाबूजी, जिंदगी के 65 पन्ना रहले रहले बाबूजी, जिंदगी के 65 पन्ना रहले रहले बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विनोद जी, बहुत बढ़िया। अनोखा जी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। यशोधरा जी भटनागर, शिल्पी जी क्या ये जुड़ी हुई है? यशोधरा भटनागर? नहीं मैम, अभी नहीं है, वो पहले थी। मधु जी भटनागर? मधु भटनागर? नहीं है। नहीं। आदरणीय अवधेश कुमार जी सिन्हा, अवधेश भाई नहीं है। दीदी सुखमोहन जी अवेलेबल सुखमोहन है? जी। आशा गुप्ता जी? जी आशा जी, आशा जी बहुत स्वागत है। आशा गुप्ता जी काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित है आप। जी वो आ रही है, जी जी। आवाज नहीं है। अच्छा, कोई टेक्निकल इशू है? कोई टेक्निकल इशू है? पुष्पा वर्मा जी का माइक ऑन है, बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। पुष्पा वर्मा जी प्लीज म्यूट रख लीजिए सब लोग, तो हम और अच्छे से सुन पाएंगे एक दूसरे को। मैम आशा जी के साथ कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, वो बाद में आ जाएंगी, तब तक हम। सुनीता जी का काव्य पाठ के लिए, रचना पाठ के लिए आमंत्रित है आप। सुनीता जी आइए मैम, स्वागत। आप सभी का आभार। मैं पहले एक कुंडलिया रखती हूँ, उसके बाद एक छोटी सी गजल। कुंडलिया देखिए, मेरा ख्याल है मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी हाँ, आ रही है। सुखमोहन अग्रवाल जी हैं पटल पर। जी, वो अपने को साधुवाद देंगे। सुखमोहन अग्रवाल जी, 2 शब्द मंच को नमन करता हूँ। साहित्यकारों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा सौभाग्य जो मुझे हैदराबाद के साहित्यकारों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डिस्टर्ब रहा आज और मैं ठीक से टाइम नहीं दे पाई, कोई बात नहीं, तो क्षमा चाहूंगी। एक कविता जब वही रही थी, मैंने कहा कि कविता तो एटलीस्ट पढ़ लूं मैं। मतलब ऑन ऑफ देखा है मैंने, पूरी तरह से नहीं देखी हूँ। रिकॉर्ड करने की कोशिश किया है, लेकिन उसमें भी थोड़ा ब्रेक आया होगा, देखते हैं। तो एक कविता है मेरी, सुशक्ति सभ्यता, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। ढो रही है सभ्यता वर्षों से निष्प्राण संस्कृति के बोझ को अपने कोमल कंधों पर, सुलझाने की कोशिश में अबूझ पहेली तब से जब से कहा मनु ने, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और साथ में यह भी कि वजूद नहीं स्त्री का बगैर पुरुष के। कौरव की सभा की नग्नता छुपाते हुए छुपती रही सभ्यता स्वयं भी द्रौपदी के आंचल में। भीष्म की प्रतिज्ञा के फोरों से बहती टीप सी
रिसती रही वह लहूलुहान छाती से कहीं दूर संजय की दृष्टि से ही परे। जर्जर कंधे सभ्यता के और झुकते गए ढोते लाशों को नालंदा की मजार पर। धधकती रही वह महीनों बौद्ध भिक्षुओं के संग ज्ञान की पोटली दबाए कांखों में, भागती रही यहाँ से वहाँ गिरगिराती सभाओं में शहंशाहों के। गिरी कई बार, उठी अधमरी सी, करती नाकाम कोशिश रोकने की मानवता की बलि को, और कटती गई सभ्यता स्वयं ही अनगिनत पशुओं के बीच सांप्रदायिकता की कटार से। आज भी सभ्यता ढो रही है रुग्ण और जर्जर सी बूढ़ी परंपरा को, तलाशती उस समृद्धि को जो खो गया कहीं प्राचीनता में। भटक रही है वह दामन संभाले, पुकारती उसे जो सुन सके सिसकियां मरती सभ्यता की, और थाम ले दामन फिर एक बार, और थाम ले दामन फिर एक बार। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया मुक्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा जी शर्मा, दोबारा नाम आ रहा है, कृपया पटल पर बने रहे हैं स्थायी रूप से। एक निवेदन मात्र है, काव्य पाठ के लिए आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद मीना जी। और गोष्ठी हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले हम लक्ष्मण रेखा को जैसे ना वो कबड्डी छूते हुए 3 बजे आते थे, फिर हमने 2:45 किया, और आज खुश हैं कि हम प्रथम सत्र से ही जुड़े हुए हैं। तो एक कविता मैं पढ़ना चाहूंगी, पर उसके पहले एक छोटा सा मुक्तक की जो कि मेरी 2.5 से 3 मिनट के समय सीमा में ही आ जाए। कि आजकल ये जो मैंने देखा है कि नए कवि होते हैं ना, कि पहले तुक उठा लेते हैं, तुकांत शब्द उठाएंगे, फिर उल्टा लिख देंगे और उसको कविता मुक्तक कुछ भी कह देंगे। तो एक छोटा सा निवेदन है मेरा कि जो नए कवि लिखना सीख रहे हैं, हालांकि मैं भी अभी नए कवियों की गिनती में भी नहीं आती हूँ, मैं तो अभी लिखना ही सीख रही हूँ, कि जब तक घट से स्व पीड़ा की बूंद बूंद न झर जाए, पर पीड़ा का कागज पर फिर अर्थ कहाँ से उकरेगा, और शब्द शब्द को जोड़ जाड़ कर सामग्री तो पालोगे, अनुपस्थित हो भाव तो व्यंजन स्वाद कहाँ से लाएगा। तो थोड़ा सा अपना जो भी नॉलेज है उसको इम्प्रोवाइज करें, अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ें और फिर लिखना शुरू करें। तो एक गजल मैं पेश करती हूँ अपनी, कि रूह का इस जिस्म में आराम घर है जिंदगी, रूह का इस जिस्म में आराम घर है जिंदगी, जिस्म का या जिस्म तक खालिस सफर है जिंदगी, है मुहूर्त ठीक तो हम भी उड़ा लें तितलियां, है मुहूर्त ठीक तो हम भी उड़ा लें तितलियां, क्या पता कितनी जवानी मुख्तसर है जिंदगी, क्या पता कितनी जवानी मुख्तसर है जिंदगी, और हम भी खंजर से हथेली पर बना लेंगे लकीर, हम भी खंजर से हथेली पर बना लेंगे लकीर, इश्क होने का जरा आसार गर है जिंदगी, इश्क होने का अगर आसार गर है जिंदगी, आपने यूं दी हवा चिंगारियों को इश्क की, कितनी मुश्किल से ये तन्हा अब बसर है जिंदगी, लिख गए हैं यूं लबों से वो लबों पर एक गजल, और एक इरशाद की ख्वाहिश इधर है जिंदगी, और एक इरशाद की ख्वाहिश इधर है जिंदगी, अब बस जरा सी आशिकी रखती तबीयत है हरी,
कि बस जरा सी आशिकी रखती तबीयत है हरी, क्या बुरा ऐसे उसूलों पर अगर है जिंदगी, क्या बुरा ऐसे उसूलों पर अगर है जिंदगी, रूह का इस जिस्म में आराम घर है जिंदगी, जिस्म का या जिस्म तक खालिस सफर है जिंदगी। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। और वर्षा, इन दिनों में या पिछले कुछ समय में जितने लोगों ने लिखना शुरू किया है उनके बीच में मैं तुमको राफेल कहूंगी, सीधे सीमा पर। बहुत बढ़िया वर्षा। धन्यवाद मीना जी, धन्यवाद सुनीता मैम। कहना चाहेंगे अहिल्या दीदी? मैं जानती हूँ आप कहीं मीटिंग में व्यस्त है, वहां पर, या आगे बढ़े हम लोग? मैम का म्यूट है। म्यूट है ना? ठीक, वो सिर्फ सुन रही है हमें। अच्छा जी जी, चलिए शिल्पी जी, और कोई रह रहा है सूची में? नहीं मैम, सारे हाँ, हम अध्यक्ष आगे पाठ की ओर मुड़ेंगे। नहीं मैम, आपका पहले उपस्थिति हो जाए। आपको ठीक है, ठीक है। करते हैं। जैसे हमने डॉक्टर उमा मेहता जी से जब बात हो रही थी तो अनाथ आश्रम की भी बात हुई थी, इसी कड़ी में एक वृद्धाश्रम की बात भी रखते हैं। रिश्तों की दुनिया निराली, रिश्तों की दुनिया निराली कहती देखो एक कहानी, बचपन और जवानी जिंदगी बनी दीवानी। रिश्तों की दुनिया निराली कहती देखो एक कहानी, बचपन और जवानी जिंदगी बनी दीवानी। दरवाजे आया बुढ़ापा, दरवाजे आया बुढ़ापा, तनमन ढूंढे एक सहारा, पाया खुद को तन्हा तन्हा, कैसा है ये बुढ़ापा। पाया खुद को तन्हा तन्हा, कैसा है ये बुढ़ापा। दी जिसने औरों को जीवन भर खुशियाँ, दी जिसने औरों को जीवन भर खुशियाँ, की कुर्बान रातों की नींदें दी सपनों की परियां। उंगली जिनकी साथ पकड़ चले थे तुम नई राह नई डगर, उंगली जिनकी साथ पकड़ चले थे तुम नई राह नई डगर, वही उंगली अब चाहे साथ पर कहाँ है वो हाथ। वही उंगली अब चाहे साथ पर कहाँ है वो हाथ। कब कपाते हाथों ने लिखा, कब कपाते हाथों ने लिखा, आना चाहता हूँ मैं यहाँ, अर्थात वृद्धाश्रम में। कब कपाते हाथों ने लिखा, आना चाहता हूँ मैं यहाँ, क्या होगा कोई मेरा यहाँ। रिश्तों को दूर छोड़ आया हूँ, अपनों से मुख मोड़ आया हूँ, बेगानों की यह दुनिया नहीं, मिली मुझको जिंदगी नहीं, मिली मुझको जिंदगी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और आज के अध्यक्षीय पाठ एवं टिप्पणी के लिए हमारे चंद्रप्रकाश जी दाइमा जी से निवेदन करते हैं, वे कृपया अपनी बात करें। धन्यवाद मीना जी। सभी रचनाकारों को मेरा नमस्कार। हालांकि मैं इस कार्य के लिए डिजाइन नहीं हूँ, पर ठीक है जैसा भी हूँ। सर्वप्रथम प्रियंका जी ने वो हवाई दुर्घटना पर अपनी वेदना प्रकट की, संवेदना प्रकट की, अपनी एक बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की। उसके बाद ऋषि कुमारी जी ने दर्द भरा गीत उसी परिप्रेक्ष्य में सुनाया। तृप्ति मिश्रा जी ने माता पिता पर कुछ दोहे प्रस्तुत किए, बहुत सुंदर दोहे थे। गजल नुमा रचना, बल्कि गजल ही। ठाकुर जी ने बारिश की बूंदों पर एक रचना प्रस्तुत की, मानव जीवन से उसका सामंजस्य स्थापित किया। पुष्पा जी ने अपनी बिटिया को इतनी छूट न दो, जो आज के माहौल में ये बहुत आवश्यक है, वो रचना प्रस्तुत की। दर्शन सिंह जी ने लापरवाही ही भली थी साहब, जब परवाह की तो लोगों ने सस्ता समझ लिया, एक व्यंग्य
अच्छी रचना शिल्पी भटनागर जी ने एक नज्म प्रस्तुत की, मेरी नज्मों पर नज्म, एक नज्म प्रस्तुत की, अच्छी थी। और विनोद जी अनोखा ने बहुत ही सुंदर भोजपुरी गीत प्रस्तुत किया, अनपढ़ रह ले बाबूजी और जिंदगी के 65 पन्ना पढ़ ले बाबूजी। सुनीता जी ने बहुत अच्छी कुंडली प्रस्तुत की और फिर गजल, शायरी जारी रखो। आशा जी ने सिसकती सभ्यता और बहुत सुंदर एक दार्शनिक रचना प्रस्तुत की। और वर्षा जी ने मुक्तक नवांकुरों के लिए, या आपको रचना लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अच्छा। और फिर एक गजल, है जिंदगी, अच्छी लगती। और अंत में मीना मूथा जी ने रिश्तों की दुनिया निराली और बुढ़ापे की वेदना आपने प्रस्तुत की। आप सभी रचनाकारों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी रचनाएं आपने प्रस्तुत की। अब मैं भी अपनी एक छोटी सी रचना, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है, एक देखें आप सी, एक 4 लाइन का मुक्तक, फिर एक रचना। अब अगर मैं जिंदा हूं तो इतना तो जिंदा रहूं, अब अगर मैं जिंदा हूं तो इतना तो जिंदा रहूं, न कि गलत पर चुप रहकर उम्र भर शर्मिंदा रहूं, न कि गलत पर चुप रहकर उम्र भर शर्मिंदा रहूं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये वो जाने, बस मैं तो अपनी आत्मा का सबसे पसंदीदा रहूं, बस मैं तो अपनी आत्मा का सबसे पसंदीदा रहूं। ये मुक्तक और एक रचना देखा कि हड्डियां भी अब चरमराने लगी है, हड्डियां भी अब चरमराने लगी है, अब जिंदगी मुझसे उकताने लगी है, अब जिंदगी मुझसे उकताने लगी है। पहले तो हम दौड़कर भी चल लेते थे, पहले तो हम दौड़कर भी चल लेते थे, अब तो सांसें भी हमें समझाने लगी है, अब तो सांसें भी हमें समझाने लगी है। और आयु अनुभव अभिमान बढ़ने लगे हैं, आयु अनुभव अभिमान बढ़ने लगे हैं। अब अकड़ की पकड़ पास आने लगी है, अब अकड़ की पकड़ पास आने लगी है। और अपनी कीमत दिखाई, अपनी कीमत लगाई तो हमें देखकर, अपनी कीमत लगाई तो हमें देखकर तारीख निकली दवा मुस्कुराने लगी है, तारीख निकली दवा मुस्कुराने लगी है। और पत्ते दिखाने की जल्दी बहुत बढ़ गई है, अब जीतने की ललक ही हराने लगी है, अब जीतने की ललक ही हराने लगी है। और गलतियों से जो सलीके सीखे थे हमने, गलतियों से जो सलीके सीखे थे हमने, याद ना रहेंगे ये चिंता सताने लगी है। अगले जन्म में कुछ याद रहेगा, याद रहेंगे ये चिंता सताने लगी है। और पहले बचकानी हरकतें तो हम पहले भी कर लेते थे, अब वो हरकतें अब खुद ही लजाने लगी है। और हिसाब भी इतना लगाया कि बेहिसाब हो गया, हिसाब भी इतना लगाया कि बेहिसाब हो गया। वो हिसाबियत सब गड़बड़ाने लगी, वो हिसाबियत सब गड़बड़ाने लगी है। अब तो कंघे से अगर बाल भी संवारते हैं हम, तो दुनिया है कि हमें आईना दिखाने लगी है, तो दुनिया है कि हमें आईना दिखाने लगी है। और अंतिम है कि यूं ज्यादा जीना भी कुछ ठीक सा तो नहीं लगता, यूं ज्यादा जीना भी कुछ ठीक सा तो नहीं लगता, फिर भी जिंदगी अब मौत के आगे मिमियाने लगी है, जिंदगी अब मौत के आगे मिमियाने लगी है। बहुत बहुत सुंदर सर, स्पेशली जीत की ललक बनाने लगी है वाली जो पंक्ति थी ना, वैसे स्मृतियों में अंकित हो गई कि आजकल वही हो गया है कि जीतने की ललक हराने लगी है। बहुत शानदार आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उमा जी, मैंने आपके पूरे भाषण सुने हैं
और बहुत अच्छा लगा। और कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति से चार चांद लग गया। हमारे मीना मूसा जी को विशेष धन्यवाद कि मेरी उपस्थिति अनुपस्थिति के बीच उन्होंने कार्यक्रम बहुत अच्छे से संचालित किया और चलाया। वैसे मैं पूरे कार्यक्रम सुनी हूँ, लेकिन एक बहुत बड़े मीटिंग में, कुछ ऐसे आवश्यक मीटिंग में हूँ जहाँ मैं नौ नहीं कह सकती। भगवान शिव की कांवड़ यात्रा हम लोग निकालते हैं, तो उसकी मीटिंग इन लोगों ने आज रख दी, उसमें मैं व्यस्त हूँ। आप सबको यूं तो हादसे बहुत ही संगीन होते हैं, मगर मुझे तो चंद हादसों ने पाला है। तुम भले ही ख्वाब कहो जिंदगी को, मेरे लिए तो यह गमों की मधुशाला है। के साथ आप सबों से विदा लेती हूँ, क्योंकि अब मीटिंग का फाइनल स्टेज आ गया है। और उमा जी, वेल डन, बहुत अच्छा किया, बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सुंदर ढंग से आपने विवेचना की। वीरेंद्र जैन जी को मैं जितना जानती थी उसमें मेरी जानकारी में बहुत सारी बढ़ोतरी हुई, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आप सब लोगों को नमस्कार। अब आगे मीना जी चाहे कार्यक्रम बंद करें। धन्यवाद आदरणीय अहिल्याबेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी जैसे आपने कहा हादसों की बात की थी, भाई और बहनों, जैसे हमने पहले भी ये बात को उद्घाटित किया है कि 12 जून को जो अहमदाबाद में दुखद घटना हुई है, विमान दुर्घटना हुई है और जिसमें लगभग 277 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई है, इन सभी को हम लोग पटल पर 1 मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धांजलि देंगे और तत्पश्चात शिल्पी जी भटनागर आप आभार व्यक्त करेंगी इस सत्र का। 1 मिनट का मौन। ओम शांति शांति शांति। जैसा कि याद होगा, विगत माह की गोष्ठी में भी हमने हैदराबाद में घटी 4 मीनार, जहां पर अकस्मात 17 लोगों का अग्नि दुर्घटना में मृत्यु हुआ था, उनको भी श्रद्धांजलि व्यक्त की। और उससे पूर्व पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ, वो भी हमें याद है। हम सभी चाहते हैं कि सबके साथ जिंदगी बनी रहे और सभी खुशहाल रहे। मैं शिल्पी जी भटनागर जी से निवेदन करती हूँ, सत्र का आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यहाँ उपस्थित हर एक कवि का, हर एक लेखक का, हर एक प्रबुद्ध महान लोगों का, जो भी यहाँ बैठे हैं और जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस गोष्ठी को दिया और इस गोष्ठी में 4 चांद लगा दिया। हमारा पहला सत्र था जिसमें हमने वीरेंद्र जी की कविताओं का, उनकी रचनाओं के मेहता जी ने जो हमें बताया और उस पर जो दृष्टि डाली हमारी, तो उसमें हमारे ज्ञान को बढ़ोतरी दी उन्होंने और बहुत ही सुंदर और सार गर्भित परिचय आपने हमें दिया और इस पटल पर रखा। उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और आपने अपना अमूल्य समय देकर कादम्बिनी को बढ़ाई। इसी तरह परिवार में आप आते रहिए, ये परिवार बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। और सत्र के सकुशल संचालन के लिए मैं आदरणीय का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे दोनों की संचालिका आदरणीय मीना मूसा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हमारे संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी, जो कि व्यस्त होते हुए भी हम सबके साथ ही उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और आशा मिश्रा जी और जितने भी आधार स्तंभ हैं और सबसे बड़े जो मजबूत स्तंभ हैं आप सब यहाँ पे जितने भी उपस्थित चेहरे हैं, उपस्थित कवि और मित्रगण हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रस्तुत करती हूँ कि वो आए और उन्होंने सुंदर से कार्यक्रम में अपनी सुंदर सुंदर रचनाओं को सुनाया और बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि इसी तरह हमारे कादम्बनी क्लब में आप आते रहिए। ये कादम्बनी क्लब हम सबका ही है और इसी तरह आपकी उपस्थिति की कामना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से श्रद्धांजलि देती हूँ अहमदाबाद में जो हमारे बीच जब नहीं रहे हैं उन सभी के लिए एक अश्रुपूरित श्रद्धांजलि है। सबको नमन, सबको मैं आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पी जी। प्रथम सत्र में आदरणीय पुष्पा जी वर्मा एवं द्वितीय सत्र में आदरणीय दाइमा जी ने हमें अध्यक्षता के लिए स्वीकृति प्रदान की, उनको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। संगोष्ठी सत्र के लिए आदरणीय अवधेश भाई ने जो सहयोग दिया वो भी काबिले तारीफ रहा है। शुभ्रा जी महंतो का भी धन्यवाद, उन्होंने भी अपनी व्यस्ततम जीवन शैली से सरस्वती वंदना के लिए आने के लिए हामी भरी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शिल्पी जी भटनागर, आपने तकनीकी सहयोग और आभार प्रदर्शन को संभाला है, तदर्थ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से यही कहेंगे हम लोग कि पधारे आप सभी यहाँ पर, पधारे आप सभी यहाँ पर, रखा कादम्बिनी का मान, मुबारक हो ये घड़ी आपको, कहती आज की शाम, कहती आज की शाम। इसी तरह मिलते रहे, आते रहे, क्लब आपका है, आप क्लब के हैं। हम यहीं पे अपनी बात को विराम देते हैं और पुनः अगले माह के इंतजार में कोशिश करेंगे अधिक से अधिक संख्या में लोगों की उपस्थिति बनी रहे। आदरणीय अहिल्या जी, व्यस्तता से भी निकलते हुए आप जुड़े रहे, बीच बीच में हमें दिखाई दिए और साथ साथ क्लब की जो गोष्ठी चलती थी उस पर भी आपका सुपरविजन चलता रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओके शिल्पी जी। मदन जी पोकरना दिख रहे हैं? डॉक्टर मदन जी पोकरना, आप ओपन नजर आए हैं। आपका भी स्वागत है, आपका आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।